वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर में होने वाली एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। और यहाँ पर अग्रवाल नाम से जो अंशवाल पेपर आता है उसमें मैथ और फिजिक्स या मैथ और साइंस का अंशवाल पेपर सॉल्व करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो अंशवाल जो कि बड़ा ही परफेक्ट है, अग्रवाल के नाम से है, अग्रवाल अंशवाल पेपर। तो यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 के लिए है, क्लास 10 का है ये, और ये क्लास 10 विज्ञान का है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट से। तो हमारे पास है 2022 का सेट 1 है और ये बीजे है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास खंड का है, सबसे पहले हमारे पास खंड का है, खंड का। तो खंड का में है कि बहुविकल्पीय प्रश्न हमें करना है भौतिक विज्ञान का। तो सबसे पहले वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है जल में, हीरा में, कांच में, तारपीन का तेल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास हीरा है। ऑप्शन नंबर 2 है, सही ऑप्शन है हीरा। मतलब वायु के सापेक्ष माध्यम का सबसे अधिकतम अपवर्तनांक हीरा में होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है खा है, और दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में क्या प्रयुक्त करना चाहिए। तो हमारे पास है निकट दृष्टि दोष, दूसरा वाला है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो चश्मा होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन हमारे पास गा है। गा में दिया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ऑप्शन है सदैव समांतर, एक बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है इनकी प्रॉपर्टी होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काट देंगी किसी भी बिंदु पर तो उसकी दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है। अगला हमारे पास है घ नंबर, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो तो इनके बीच सही संबंध क्या है। तो हम जानते हैं घ नंबर में कि जो फ्लक्स होता है फाई ई, या जो फ्लक्स फाई होता है वो वी ए के बराबर होता है। तो हमसे इसमें संबंध बोल रहा है, तो यहाँ से v बराबर हमारे पास आ जाएगा फाई बटे में ए, v बराबर आएगा फाई बटे ए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में है। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर हमें कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। और बोल रहा है इसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु पर ही बन रहा है, या इसका जो स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी है वस्तु पर बन रहा है, तो 30 सेंटीमीटर वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब भी बनेगा 30 सेंटीमीटर पर। तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमसे f का मान पूछा है, तो f का मान क्या हो जाएगा। इसके लिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/f = 1/b + 1/u। अब इसमें चिन्ह परिपाटी क्या होता है कि अवतल के केस में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जो u होता है, v होता और f होता, तीनों को हम नेगेटिव लेते हैं। तीनों को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। तो ये 1/b मतलब -30 और प्लस 1/-30, ये हमारा हो जाएगा -1/30 और ये वाला होगा -1/30। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 30 और यहाँ -1 बराबर हो गया -2/30। एक बार इसको काटेंगे तो ये हमारा आएगा 1/-15,
किसके बराबर है, 1/f के बराबर। f की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको पलट देंगे मतलब -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकस दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह हमें क्या बताएगा, माइनस चिन्ह बताता है कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो दर्पण के बाईं तरफ में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि इसी का खा नंबर है, दूसरा वाला खा नंबर है, दूसरे क्वेश्चन का खा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का खा है। इसमें बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब f = 40 दिया गया है। हमसे पूछा गया वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि रिलेशन इन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, तो ये हमारे पास होता है f = r/2। तो ये हमें 40 दिया गया है, तो 40 = r/2 मतलब जो वक्रता त्रिज्या है 40 दूनी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन गा हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर गा में बोल रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बच्चा वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए कहते हैं कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का मतलब हो गया कि साइड मिरर जो होता है उत्तल दर्पण का क्यों होता है। तो बेसिकली जो उत्तल दर्पण होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य होता है कि पीछे से आने वाले वाहन को हमें देखना है। तो उत्तल दर्पण की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो भी इमेज बनता है वो सीधा बनता है, सीधा बनता है और सीधा बनता और वस्तु से छोटा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। तो सीधा और वस्तु से छोटा बनने के कारण जो बड़ी बड़ी कार होती है, बड़े बड़े जो वाहन होते हैं वो आसानी से हमको साइड मिरर में दिखाई पड़ जाते हैं, जिसके कारण अवतल या जो उत्तल दर्पण होता है वो उसका प्रयोग हम लोग वाहन में करते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 का खा नंबर। तो इसको एक बार इरेज करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के खा पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का का है, तो 3 का का में बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। सबसे पहले में दिया गया है कोई अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस की में फोकस दूरी दी गई है, f = दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ये दिया गया 15 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि यह प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बना रहा है। तो प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर मतलब v = दिया गया 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि जो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है मतलब हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बात कर रहा है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में भी क्या होता है, अवतल लेंस। ये दोस्तों एक चीज आप जरूर याद करना कि चाहे अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, इसके लिए हमारे पास चिन्ह परिपाटी है कि u, v और f तीनों को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तीनों को नेगेटिव लेंगे। उसके बाद उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, इसमें हम लोग सिर्फ u को नेगेटिव लेंगे, बाकी v और f को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो इसमें जो वैल्यू हमें दी होती है उसी को लेते हैं, जो ज्ञात करना होता है वो तो बाद में आएगा, क्या आएगा उसी के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, राइट में बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है। तो यहाँ सबसे पहले v दिया गया, अवतल लेंस की बात बोला तो ये माइनस, ये माइनस। तो यहाँ बोला अवतल लेंस, तो अवतल लेंस के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. Now putting the value of f and v, we get f is equal to 1/-15 और माइनस 1/-10। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/-15 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/10 आ गया। यहाँ से क्या आएगा, लासा लेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, 15 दूनी 30 और 10 त्याई 30। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1/30 किसके बराबर, 1/f के। तो यह बराबर कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर।
एफ की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। सॉरी एक मिनट, यहाँ से हमें एफ की वैल्यू दी गई है और वी की वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड करना है यू की वैल्यू। यहाँ में एफ की वैल्यू दी गई है 1/-15 और उसके बाद हमें क्या दिया गया है, ये हमें 1/-15 और इज इक्वल टू 1/b-10 है और u हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग u को इधर ले आएंगे तो प्लस में आएगा 1/u बराबर -1/10, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस में आएगा 1/15। तो इसका लासा जो है 30 आएगा, 10 त्याई 30 माइनस का और 15 दूनी 30, ये हमारा आएगा -1/30 किसके बराबर 1/u के बराबर। तो u बराबर कितना हो गया -30 हो गया सेंटीमीटर। अब यहाँ माइनस चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस चिन्ह हमें ये बता रहा है कि जो वस्तु होगी वो लेंस के बाईं ओर होगी, लेंस के बाईं ओर होगी। अब इसके बाद बोल रहा है इसका किरण आरेख भी खींचना है, तो किरण आरेख कैसे खींचेंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अब हम लोग सबसे पहले एक वस्तु ले लेते हैं, एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ओ डैश ले लिया। अब क्या होगा, एक प्रकाश की किरण जो होती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और ये अपवर्तन के पश्चात दूर चली जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ये अपवर्तन के पश्चात ऐसा बोल सकते हैं कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती। तो यह हमने फोकस मान लिया, तो फोकस से आती क्या होगी प्रतीत होगी। और दूसरी प्रकाश की किरण वो प्रकाश के केंद्र से होकर जाती है और अपवर्तन के पश्चात पुनः इसी मार्ग में वापस चली आती है। जहाँ दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब अगर जैसे यहाँ पे ये प्रतिबिंब है तो देखो प्रतिबिंब को मतलब क्या हो गया v का मान, तो यहाँ देखो v का मान कितना आया है, v का मान हमें 10 दिया गया, मतलब ये वाली दूरी जो होगी 10 होगी। उसके बाद वस्तु का मान कितना आया है 30 आया है, तो ये वाली वस्तु है इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। फोकस ये हमारा है तो फोकस कितना दिया गया 15 दिया गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको किरण आरेख भी खींचना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 के का अथवा है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। 3 के का अथवा में है, तीन के का के अथवा में है। इसमें हमसे बोल रहा है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा है तो उसको देख रहा है, मतलब उसका प्रतिबिंब जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है अथवा वाले में 3 के अथवा में हमें दिया गया है कि जो यहाँ पर हमें दिया गया है कि u बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, u बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी f बराबर हमें दिया गया कितना है 50 सेंटीमीटर। फिर हमसे बोल रहा है कि बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, मतलब बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, इसका मतलब कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अब देखो हमारे पास केस किसका आ गया, ये मानवनेत्र का क्वेश्चन है। और मानवनेत्र वाले में हम लोग क्या करते हैं, मानवनेत्र के केस में जो परिपाटी होता है उसमें चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, सबके लिए हम लोग -u -b और -f लेते हैं। ये दोस्तों परिपाटी सिर्फ मानवनेत्र के लिए है और ये वाली जो परिपाटी है ये आपका लेंस और दर्पण दोनों के लिए है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है, अच्छा ये माइनस लिया ये माइनस लिया, फार्मूला वही नेत्र लेंस वाला लगाएंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो देखो यहाँ से हमें -1/50 दिया गया है बराबर 1/v हमें ज्ञात करना है -1/-25। अब देखो b का मान हमें इधर दिया गया है, तो ये हमारे पास अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा 1/25 और -1/ कितना है 50 है। 25 और 50 का लासा लेंगे तो 50 आएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या मिल गया 25 दूनी 50 -50 से कम 50 बराबर 1/v। तो ये हमारे पास आएगा 3/50 बराबर 1/v। तो v बराबर हमें कितना मिल गया -50/3 सेंटीमीटर। मतलब अगर वस्तु को
वस्तु को 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो जो व्यक्ति है उसको आसानी से पढ़ सकता है, मतलब उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम है। तो हमें कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तीसरे का खा वाला है। तीसरे का खा, तीसरे का खा है। तो तीसरे के खा में हमसे बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं तीसरे का खा। कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान हमें दिया गया है m बराबर 9 × 10⁻31 kg है। उसके बाद बोल रहा है आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। फिर बोल रहा है x अक्ष के समांतर इतने वेग से, तो वेग में दिया गया है कितना है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो बोल रहा है x अक्ष के समांतर, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इसमें डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे एक x अक्ष बना लिए, ये वाला x है। अब बोल रहा है कि इसका जो वेग है वो x अक्ष के समांतर है। चलिए मान लिया हमने x अक्ष के समांतर चल रहा है। फिर बोल रहा है z अक्ष के समांतर इसका क्या है चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको हम z मान लेंगे और इसके समांतर इसका चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि हमें दिया गया है v की वैल्यू दी गई 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल F का मान बताना है। उसके बाद इसका हमें त्वरण बताना है A का मान। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब बल की दिशा बताना है। चलिए एक एक क्वेश्चन हम करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻31 हमने लिख दिया, इसका आवेश 1.6 × 10⁻19 है और बोल रहा है कि वो 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से x अक्ष के समांतर चल रहा है और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो z अक्ष के समांतर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले लगने वाला बल। तो किसी भी चालक पर लगने वाला जो बल होता है आवेश के कारण F बराबर ई वी साइन थीटा होता है, ई वी साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज द एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वेलोसिटी हमारा इधर है, वेग इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है। तो ये वाला हमारा वेग हो गया, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है 90। तो यहाँ हम लोग थीटा बराबर कितना लेंगे 90 लेंगे दोस्तों। तो ये हमें मिल जाएगा F बराबर ई वी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से मिलेगा F बराबर ई वी बी। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1.6 × 10⁻19। बी का मान हमें कितना दिया गया है, ये 19 है। v का मान हमें दिया गया है 3 × 10⁻6 और v का मान दिया गया है 0.3। इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बराबर 16 9 144 1.44 × 10 की घात 1.44 × 10 की घात 1.44 × 10 की घात -13 मिलेगा, -13 न्यूटन। ठीक, तो हमें बल कितना मिल गया, एक आंसर ये मिल गया। दूसरा हमसे क्या पूछा है, त्वरण पूछा है। तो हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम से जानते हैं बराबर m में होता है। F का मान हमें 1.44 × 10 की घात -13 दिया है और m का मान हमें कितना दिया है, m का मान दिया है 9 × 10 की घात -31 और गुणे में a। तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा, इसको हम भाग कर देंगे तो 1.6। तो ये हमें मिलेगा 1.6 गुणे। अब देखो एक चीज, ये वाला हमारे पास क्या है 10 की घात 13 माइनस का है और ये वाला इधर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग होगा, बटे में आएगा 10 की घात -31। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1.6 × 10 की घात 31 ऊपर जाएगा तो 31 में से हम लोग 13 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 17। तो ये त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। तीसरा हमसे बोला बल की दिशा क्या होगी। तो बल की दिशा क्या होगी बच्चा, इसके लिए सुन लो पहले। जैसे यहाँ पर होता क्या है कि ये वाला x अक्ष है, ये वाला z अक्ष है। तो हम लोग अभी क्या हाई स्कूल में जो होता है पढ़ते हैं 2D में 2 डायमेंशन में,
2 डायमेंशनल में क्या होता है, ये हमारे पास x होता है, y हो गया, तीसरा क्या हो गया, z हो गया। तो इसमें जो तीनों होते हैं ये एक दूसरे के ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक, जैसे भी कोई भी कमरा है, उसका अगर आप कोना देखेंगे तो आपका एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, और एक ऊपर की तरफ जाता है, एक ऊपर की तरफ जाता है। किसी भी कमरे का कोना आप देखेंगे तो उसमें आपको 3 अक्ष दिखाई पड़ेंगे, एक इधर आएगा, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर की ओर, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक ऊपर की ओर आएगा। इसका मतलब 3 डायमेंशनल और तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे ये हमारे पास एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ये वाला कैमरे की साइड में जाएगा, ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे वाई अक्ष। और इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे तो लाइन खींच नहीं सकते, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे, क्या है, वाई अक्ष। तो अब सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग गति निकालेंगे, अब बल की दिशा निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। और बाएं हाथ के नियम में उन्होंने बताया कि हम लोग बाएं हाथ के 3 उंगली को इस प्रकार रखें, बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार रखें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब 90 का कोण बने। तो ये जो पहली उंगली होगी ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा जो होगी रिंग फिंगर ये बताएगी चालक की गति या धारा की दिशा, तो अंगूठा जिस तरफ जाएगा ये बताएगा लगने वाले बल की दिशा। तो दोस्तों हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं। हमें दिया गया ये क्या है, चालक की दिशा, तो ये वाली उंगली हमने कहाँ कर दिया, चालक की दिशा में। ठीक है, ये हमने कहाँ कर दिया, चालक की दिशा में। उसके बाद बोला चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, तो हमने कहाँ कर दिया चुंबकीय क्षेत्र ये वाला ऊपर कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर कर दिया, ये वाला हमने चालक की गति कर दिया। अंगूठा कहाँ जा रहा है, सीधे जा रहा है। और अभी हमने बताया था वाई अक्ष कहाँ है, सीधे पर है, वाई अक्ष कहाँ है, इसके सीधे पर है। तो यहाँ से जो हमारा बल की दिशा हो जाएगी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ये वाई अक्ष के अनुदिश हो जाएगी। तो जो बल की दिशा होगी दोस्तों, बल की दिशा हो जाएगी वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक, तो ये दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने आप कर सकते हैं। एक बारी फिर से बता देता हूं कि हम अपने बाएं हाथ की उंगली को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ये जो उंगली पहली वाली ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो कि ऊपर की ओर है, मध्यमा बताएगी धारा की दिशा या चालक की गति, तो अंगूठा जिस तरफ जाएगा ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर है, ऊपर हमने दिखा दिया, ये चालक की गति इस साइड में हो रही है, इस साइड दिखा दिया। अंगूठा कहाँ जा रहा है, इसके लंबवत जा रहा है, इसका मतलब वाई अक्ष के अनुदिश इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये हमारा वैद्युत धारा वाले चैप्टर से है। ये क्वेश्चन अथवा करके ये भी है, तीसरे का अथवा 4 नंबर में। तो इसमें दोस्तों दिया गया है कि हमारे पास बोल रहा है कि कोई एक, ये तीसरे का अथवा है, तीसरे का ख नंबर। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और बोल रहे हैं कि इनके सिरों के संयोजन के मध्य 30 वोल्ट का विभवांतर है। मतलब हम अगर इसका फिगर बनाना चाहें तो ये हमारे पास एक प्रतिरोध हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। ये 2 ओम का है, 3 ओम का है और ये 5 ओम का है। इसको बोल रहे हैं कि 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। अब 30 वोल्ट की अगर बैटरी से अगर हम इसको जोड़ देंगे तो बोला गया है कि इनके सिरों के मध्य लगने वाले प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया तीनों प्रतिरोधों को मान लेते हैं R1, R2 और R3 मान लेते हैं। तो R1, R2 और R3 अगर मान लेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। तो 5 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। तो बच्चा लोग श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग जानते हैं, श्रेणी क्रम के संयोजन में हम जानते हैं कि R बराबर फार्मूला क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है।
तो हम लोग उसी का यूज करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम का क्या होता है? समांतर क्रम का होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो चलिए हमें यहाँ आवश्यकता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 का। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा? फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका मतलब हो गया R1 का मतलब 2 ओम, R2 का मतलब 3 ओम, R3 का मतलब 5 ओम। तो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो टोटल कितना हो गया? R बराबर 5 3 8 2 10 ओम। तो हमें टोटल प्रतिरोध कितना मिल गया? 10 ओम मिल गया। और मैं विभवांतर कितना दिया है, मतलब V का मान 30 दिया है। R बराबर 10 है, V बराबर कितना है? 30 है, V बराबर 30 है। तो ओम के नियम से हम लोग धारा निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होता है? V/R। तो V का मान 30, R का मान 10, तो धारा कितनी आ गई? 3 एम्पियर। I बराबर आ गया 3 एम्पियर की धारा। तो I बराबर कितना आ गया? 3 एम्पियर की धारा आ गई है। तो I बराबर हमारे पास क्या आ गया? 3 एम्पियर की धारा आ गई। अब हमसे पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्या होगा। हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा सबके लिए एक होता है। धारा आई 3 एम्पियर से, तो यहाँ से 3 एम्पियर की धारा चलेगी, यहाँ आएगी 3 एम्पियर, यहाँ आएगी। श्रेणी क्रम में इसमें भी 3 एम्पियर, इसमें भी 3 एम्पियर, इसमें भी 3 एम्पियर। तो सब में I का मान कितना हो गया? 3 हो गया। I का मान 3 हो गया, I का मान 3 हो गया। अब अगर सबका मान 3 है तो पहले प्रतिरोध में विभवांतर V1 बराबर I इंटू R1 होगा। 3 गुणे 2 बराबर 6 वोल्ट का विभवांतर पहले सिरों के मध्य। दूसरा प्रतिरोध में V2 बराबर क्या होगा? I इंटू R2 होगा। बराबर में I का मान 3 है, R का मान 3 है, बराबर 3 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तीसरे में क्या है? V3 बराबर I इंटू R3 है। तो I का मान हमारे पास कितना? 3 है, R3 का 5 है, 5 टाइम 15 वोल्ट। तो ये हमारे पास आंसर ये होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्युत धारा या क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब है कि हमारे पास को बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो कुछ साइंटिस्टों ने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई चुंबक है तो इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र जरूर होता है। तो बताया गया कि अगर जिस प्रकार किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी चालक में धारा का प्रवाह कर दें तो उसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या हो गया? परिभाषा है, जिस प्रकार किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम किसी चालक में धारा का प्रवाह कर दे तो उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और है दोस्तों, 7 नंबर में है। तो 7 नंबर वाले क्वेश्चन हमें थोड़ा विस्तार में करना होता है। बोला एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक धारावाही तार है, सीधा है, इसमें प्रवाहित धारा I है, इसकी लंबाई मान लेते हैं L है, और इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। माना एक L लंबाई का सरल रेखीय तार है जिसमें प्रवाहित धारा I है। माना इस तार से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बच्चा ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है,
और जो इनके बीच की दूरी है r उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये अनुक्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब समझ लो, अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि अगर हम लोग धारा का मान बढ़ाएं, धारा का मान बढ़ाएं तो b का मान भी बढ़ेगा, अगर हम धारा का मान घटाएं तो b का मान भी घटेगा। मतलब ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, सातों जन्म साथ चलेंगे, सातों जन्म साथ रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर धारा का मान बढ़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, धारा का मान घट रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटेगा। मतलब साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे। दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। अगर r का मान बढ़ रहा है तो b का मान घटेगा, अगर r का मान घट रहा तो b का मान बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग दूरी को बढ़ा दें, दूरी को बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा, और अगर दूरी को घटा दें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक बढ़ा तो दूसरा घटा, दूसरा घटा तो पहला बढ़ा। ठीक है, तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। फ्रॉम सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट यहाँ से b जो होता है वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I/r, और इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमारे पास आता है μ0/4π या μ0/2π I/r। अब इसके बाद दोस्तों जो μ0/2π इसका वैल्यू होता है तो ये b = 2 × 10⁻⁷ I/r होता है, और इसका जो मात्रक होता है होता न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अच्छा, इसी का अथवा करके विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि समझाइए एवं विद्युत मोटर का उपयोग करिए। तो दोस्तों इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे इसके लिए। तो दोस्तों हमारे पास विद्युत मोटर का ये थोड़ा गरीब सा फोटो बन गया है। विद्युत मोटर का फोटो जो है बहुत बढ़िया नहीं बन पाया है, तो आप लोग थोड़ा बुक का भी यूज करिएगा फोटो देखने के लिए, बाकी हम लोग अभी इसको बढ़िया से समझा देते हैं। तो सबसे पहले विद्युत मोटर होता क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा विद्युत मोटर होता क्या है। तो आप लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा फिनोमिना होता है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा वैद्युत ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, जैसे भी हमारे यहाँ फैन है, पंखा होता है, पंखा को हमने वैद्युत ऊर्जा दिया, वो हमें कार्य के रूप में क्या करता है, हवा देता है, मतलब क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा दिया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे रचना। इसके बाद क्या रहेगा, रचना। रचना में हमारे पास क्या आएगा, रचना में हमारे पास आएगा कि जो विद्युत मोटर होता है उसकी 3 रचना होती है, मतलब उसके 3 चरण होते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, चुंबक होता है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, आर्मेचर होता है, दूसरा क्या होता है, आर्मेचर होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, विभक्त वलय, विभक्त वलय, विभक्त वलय। उसके बाद हम लोग चौथा चीज क्या पढ़ेंगे, कार्यविधि। तो अभी एक एक चीज हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सा है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक क्षेत्र चुंबक होता है जिनके ध्रुव n और s होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्षेत्र चुंबक में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह एक क्षेत्र चुंबक n और s के बीच में रखा होता है, यह एक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक n और s होता है। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा इसके बीच में हमने ये क्या किया है, हमारे पास एक क्षेत्र चुंबक है जिसके ध्रुव n और s हैं, ये क्षेत्र चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो है इस साइड में है B। उसके बाद हमने क्या कहा, एक कुंडली हमने ले लिया ABCD जिसमें अधिक मात्रा में बहुत अधिक तांबे के तार को लपेटा गया है, इसको हमने ये एक विभक्त वलय से जोड़ दिया है। उसके बगल में एक हमारे पास ब्रूस है और यहाँ से हमने बैटरी को जोड़ दिया है। तो दोस्तों अब एक एक चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या, आर्मेचर। आर्मेचर में हम क्या लिखेंगे कि एक तांबे की या एक आयताकार कुंडली ABCD को, एक आयताकार कुंडली ABCD को चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में रखा गया है।
जिसमें अधिक मात्रा में तांबे के तार को लपेटा गया है, जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा, विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, विभक्त वलय। विभक्त वलय होता क्या है, ये पीतल का एक छल्ला होता है। विभक्त वलय पीतल का एक छल्ला होता है जो कुंडली के दोनों सिरों में अलग अलग रखा होता है और इसके साथ ही एक एक ब्रुश इसके साथ में लगे होते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कार्यविधि। कार्यविधि में क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दिया। अब बैटरी में जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है उस हमेशा प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। यहाँ से धारा का प्रवाह होगा, धारा इस प्रकार से आएगी, धारा यहाँ चल रही, यहाँ पहुंची, अब यहाँ पहुंची धारा। तो दोस्तों ये कुंडली चलती कैसे, इस पे एक बल युग्म कार्य करता है, इस पे एक बल युग्म कार्य करता है। तो सबसे पहले देखो, जब यहाँ धारा आ गई तो सबसे पहले धारा इधर चल रही है ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लें, बल की दिशा। अभी हमने बताया था कि बल की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लगाते हैं। तो बल की दिशा निकालने के लिए क्या कर लें, अपने बाएं हाथ को लाओ, पहली उंगली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वाली बताएगी धारा की दिशा या चालक की गति की दिशा, अंगूठा जिस साइड में जाएगा ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखो सबसे पहले धारा ऊपर जा रहा है, हमने धारा उंगली कर दिया ऊपर की ओर, उसके बाद बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र इधर है, मतलब ये वाला इसको इधर कर दिया ऐसे, ये धारा ऊपर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, इधर है। देख लो अपने घर पे करो, कॉपी जहां भी आप हो वहां पर ऐसे चेक करके देखो, नहीं तो आएगा नहीं। ये धारा है, हमने ऊपर कर दिया, धारा ऊपर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है ये, तो जो अंगूठा है जा रहा है अंदर की ओर। इसका मतलब जब धारा जो कुंडली का सिरा ए बी है इस पर जो एक बल लगेगा अंदर की ओर लगेगा। फिर उसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये धारा ऐसे आई ऐसे आई। अब धारा की दिशा कहाँ है, नीचे की ओर। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र निकालो, धारा की दिशा नीचे की ओर, ये नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। तो बल कहाँ लग रहा है, अंगूठा बाहर की ओर। अब यहाँ पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। फिर से देखो, धारा नीचे की ओर, अंगूठा हमने ये वाली उंगली मध्यमा नीचे की ओर कर दिया, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर कर दिया, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंगूठा जा रहा बाहर की ओर, मतलब इसके बाहर की ओर। तो एक बल ऐसे अगर हमारे पास है जैसे ये, अब एक बल अगर यहाँ पर अंदर की ओर ऐसे लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो कुंडली क्या होगी, ऐसे घूम जाएगी, है ना। एक बल यहाँ पर अंदर की ओर ऐसे लग रहा है और एक बल यहाँ पर क्या लग रहा है, बाहर की ओर, तो कुंडली क्या होगी, ऐसे घूमेगी, क्योंकि इस पे बल युग्म कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है, कुंडली जो है घूमना स्टार्ट हो जाती है और पुनः ये धारा ऐसे आएगी, पुनः इस माध्यम से ये इसे चक्र में चलता रहता है और वैद्युत मोटर जो होता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में लगातार बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्रियाविधि में हम क्या लिखेंगे, क्रियाविधि में लिख देंगे कि जब बैटरी के माध्यम से कुंडली के भुजा ए बी में धारा प्रवाहित होती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा ए बी पर एक बल अंदर की ओर तथा सी डी पर एक बल बाहर की ओर कार्य करते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है और धारा जो है विभक्त वलय के दूसरे सिरे से फिर से यहाँ से पुनः पहुंचेगी और इस प्रकार से वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परस्पर बदलता रहता है। अब इसके उपयोग कौन कौन से हैं, तो उपयोग में हम लोग लिख देंगे, उपयोग में क्या क्या है हमारे यहाँ जो भी वस्तुएं होती है, पंखा होता है, पंखा है, रेफ्रिजरेटर है मतलब फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह है, या आटा पीसने वाली मशीन है, आटा पीसने वाली चक्की होती है, पीसने वाली चक्की ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा 2020 का सेट 1 का बीजे जो भी हमारा ग्रुप है उसका फिजिक्स का पोर्शन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सेशन लाएंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।